हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। इसको जनरली लोग रामालिंगम फेलोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फेलोशिप जो है वो क्यों दी जा रही है और किसको दी जा रही है। तो ये फेलोशिप उन सभी स्कॉलर्स को दी जा रही है जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा उन्होंने फॉरेन से 3 साल का पोस्ट डॉक्टरल किया हुआ है, यानी कि पोस्ट डॉक किया हुआ है। तो वो अगर चाहे इंडिया वापस आना चाहते हैं, अपने देश में आकर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप उन सभी स्टूडेंट को दिया जाता है जो पोस्ट डॉक पर हैं और उनको वहां करते हुए मिनिमम 3 साल हो चुके हैं और वो इंडिया वापस आकर के यहाँ रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाकर के रामालिंगा स्वामी सर्च करना है। तो आप जब ये सर्च करेंगे तो ये फेलोशिप जो है वो डीबीटी द्वारा दी जा रही है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर पीडीएफ दिखाई देगा। इस तरह से आपको पीडीएफ दिखाई देगा। तो हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन nations working in overseas research institution of taking up scientific research in India अंडर दी रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। री एंट्री इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि आप फॉरेन चले गए तो फॉरेन से वापस आकर के अपना रिसर्च कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको री एंट्री नाम दे दिया गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीटी आरआरएफ, क्योंकि डीबीटी द्वारा दी जा रही है इसलिए इसे डीबीटी बोला गया। और रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप है। प्रेस्टिजियस फेलोशिप री एंट्री स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जा रहा है। ये सबसे पहले 2006 और 7 में इनिशिएट किया गया था। और इसमें जो फील्ड है वो कोई कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट कर सकते हैं, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इस फेलोशिप को देने का एम है, द स्कीम हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग हाईली स्किल्ड रिसर्चर्स। जो इंडिया के रिसर्चर हैं, जो बाहर गए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है फॉरेन में जाकर के और इंडिया में बहुत कुछ सीख रखा था, तो उनको वापस बुलाने के लिए ये एक तरह से एक इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक ऑफर दे रही है कि आप आइए और अपने नॉलेज का इंडिया में आकर के यूज करिए। क्योंकि अब अगर आप फॉरेन में रह जाएंगे तो आपके नॉलेज का यूज जो है वो विदेशी ही कर रहे हैं वहां पर, तो आप इंडिया में आकर के अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्किंग ओवरसीज इन वेरियस कटिंग एज डिसिप्लिन ऑफ एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज। अगर आपने किया हुआ है लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ह्यूमन एंड एनिमल, agriculture and veterinary biology, biotechnology, bioenergy and allied area by providing them an attractive avenue to pursue their scientific research and development interest in Indian university and institution। तो आप जब यहाँ वापस आएंगे तो आप किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले नेशनलिटी आज जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर फॉरेनर है कोई तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको इंडियन होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 45 ईयर रखी गई है। और ये डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका 15 फरवरी को एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, तो उस डेट से पहले पहले आप 45 ईयर के नहीं होने चाहिए। 15 फरवरी के बाद आप 40 ईयर के हो जाएंगे तो आपको चलेगा, लेकिन उससे पहले आप 45 ईयर के नहीं होने चाहिए। ठीक है। एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है। तो एप्लीकेंट वर्किंग इन एनी एरिया ऑफ, जो एप्लीकेंट है वो इन एरिया में वर्क किया होना चाहिए, जैसे लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी बायोलॉजी, बायो एनर्जी एंड अलाइड एरियाज विद एलिजिबल टू अप्लाई। वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने इस फील्ड में अपना वर्क किया हुआ है। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो एप्लीकेंट शुड पोजेस ए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अगर वो मेडिकल से एमडी है तब भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक इन अलाइड एरिया और एमटेक है इन बायोटेक्नोलॉजी, तो भी यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 3 ईयर ऑफ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेन में जो आपने जाकर के किया हो। एप्लीकेंट शुड हैव प्रूवन आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिकॉग्निशंस। अब देखिए उनको कैसे पता चलेगा कि एक आप अच्छे रिसर्चर हैं, तो इसके लिए आपके पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस होने चाहिए, जो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको टॉप 5 जो आपके पब्लिकेशन है उनको वहां पर शो करना होगा। दोज हु हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया विद इन 1 ईयर ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, वे स्टूडेंट या वे स्कॉलर्स जो
वापस आ गए फॉरेन से और जब एप्लीकेशन का डेट क्लोजिंग है यानी कि 15 फरवरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो उससे 1 साल पहले भी अगर आप इंडिया वापस आए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप फॉरेन में हैं तब तो आप इसको भर ही सकते हैं। उसके बाद आप जब आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर आकर के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही कंडीशन जो है वो फीमेल के केस में 2 ईयर की हो जाती है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो पोस्ट डॉक से वापस आ चुकी हैं और उनको इंडिया में आए हुए 2 साल हो चुके हैं डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तब भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहा है उससे पहले मेल के लिए 1 साल और फीमेल के लिए 2 साल का टेन्योर है कि अगर आप इंडिया वापस आ गए क्लोजिंग डेट से 1 साल पहले मेल तो भी आप फिल कर सकते हैं, और फीमेल है तो 2 साल पहले भी आइए तब भी आप उसको फिल कर सकते हैं। इफ दे हैव सिक्योर्ड ए परमानेंट पोजीशन इन इंडिया विद इन दिस पीरियड देन दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप फॉरेन से वापस आए हुए आपको 1 साल मेल के लिए या 2 साल फीमेल के लिए हो चुका है और आपको इंडिया में आने के बाद में कोई परमानेंट पोजीशन मिल गई है तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम इसका 3 ईयर का है, लेकिन 2 साल इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। वो जो आप अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेंगे उसके बाद में वो डीबीटी डिसाइड करेगा कि उसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। नेचर ऑफ सपोर्ट यानी कि आपको कितना फंडिंग दिया जाएगा, तो इसमें जो आपका खुद का फेलोशिप है वो 1 लाख पर मंथ है। उसके अलावा आपको 18,500 रुपए या 18,500 रुपीज पर मंथ एचआरए दिया जाएगा अगर आपको ये फेलोशिप मिलती है तो। इन एडिशन फेलो विल रिसीव रिसर्च ग्रांट ऑफ 13 लाख पर एनम of purchase of consumable, minor equipment, domestic travel, engagement of project staff and other contingency expenditure to be incurred in connection with the implementation of the project। तो इसमें देखिए मोटा मोटा समझिए, आपको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है आपकी जो खुद की फेलोशिप है वो 3 साल के लिए, और अगर 2 साल एक्सटेंड आपने करा लिया तो मान लीजिए आपकी 5 साल के लिए आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। उसके अलावा 18,500 रुपए पर मंथ आपको एचआरए दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए 13 लाख रुपए पर ईयर दिया जा रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट स्टाफ रख सकते हैं जो आपकी रिसर्च में हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको कंज्यूमेबल और कुछ माइनर इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल यानी कि कहीं उसमें जाना है सेमिनार में, वर्कशॉप में, तो आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो 50,000 रुपए पर ईयर आपको, आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए पर एनम ओवरहेड देना होगा। यानी कि इंस्टीट्यूट में आप जब ज्वाइन किए तो वहां पर आपका बिजली का खर्चा ये सब आपको वहां पर पे करना होगा। फेलो विल बी एलिजिबल फॉर रेगुलर रिसर्च ग्रांट थ्रू एक्स्ट्राम्यूरल एंड अदर रिसर्च स्कीम ऑफ वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपको रामलिंगा फेलोशिप मिल गई है, उसके बाद आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर फंडिंग एजेंसी है उसमें आप अपना प्रपोजल लिख सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट लिखकर सबमिट कर सकते हैं। तो वो अगर आपको अप्रूव कर देती है तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको कोई उस इंस्टीट्यूट की परमानेंट फैकल्टी को एज ए को पीआई रखना होगा। रेगुलर यहाँ पे देखिए मेंशन है, को पीआई इज ए रेगुलर परमानेंट फैकल्टी, तो यानी कि आपको को पीआई रेगुलर फैकल्टी को रखना होगा, उसके बाद ही आप वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर पाएंगे। In case a fellow join a permanent position, the fellowship and HRA component of scheme will be discontinued. However, he can avail the research grant component of the fellowship for the remaining tenure of the fellowship। देखिए, आप रामलिंगा स्वामी फेलोशिप आपको मिल गया है, उसके बाद आपको मान लीजिए कोई परमानेंट पोजीशन मिल गई है, तो आपका जो फेलोशिप और जो एचआरए था वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो परमानेंट पोजीशन मिली है उसकी आपको कुछ सैलरी मिल रही होगी। लेकिन जो आपको रिसर्च ग्रांट मिल रहा था 13 लाख रुपए, वो आपको कंटिन्यू रखा जाएगा, जो आपका जितना भी टेन्योर बचा हुआ है उस ड्यूरेशन तक। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड द फेलो विल बी प्रोवाइडेड विद फेलोशिप, कंटिजेंसी, रिसर्च ग्रांट, एचआरए एंड इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड। अब देखो एक चीज और समझ लो, 3 साल की फेलोशिप है, उसके बाद में 2 साल का एक्सटेंशन है। जब आप 2 साल का एक्सटेंशन लेंगे तो देखिए जैसे पीएचडी स्कॉलर है वो अगर एक्सटेंशन पे जाता है तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इस फेलोशिप में क्या है कि जब आप एक्सटेंशन पर जाएंगे तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी, कंटिजेंसी भी मिलेगी, और जो रिसर्च ग्रांट आपको मिलता था 13 लाख रुपए पर ईयर वो भी आपको मिलेगा, एचआरए और इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड भी ये सब आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया हुआ है। आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट। मान लीजिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में उससे पहले आपको कोई एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जिसमें रह करके आप अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे, और
इंस्टीट्यूट से ही आपको एक डॉक्यूमेंट भी साइन कराना होगा, जिसको आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे कि हाँ, इंस्टीट्यूट भी आपको अपने यहाँ पर रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिलेक्शन ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट एक से ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके अलावा आप देखिए कि आप इस फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लिंक दिए गए हैं। इन लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ऑन दी ऑनलाइन पोर्टल, फिल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और वहां पर जो भी डिटेल आपसे मांगा गया है वो सब आपको वहां पर सबमिट करना है। इसमें आपको देखिए एप्लीकेशन कंप्राइजेस इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है, आपने जहाँ से पोस्ट डॉक किया हुआ है एक्सपीरियंस वो यहाँ पर सबमिट करना होगा, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास वो आपको बताना होगा, रिसर्च में आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि आपकी पब्लिकेशन क्या क्या है वो सब आपको देना होगा, रेफरी डिटेल देना होगा। उसके बाद में प्रपोज जो रिसर्च वर्क है, यानी कि जब आपको रामालिंगा स्वामी फेलोशिप मिल जाएगी तो आप किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे वो आपको रिसर्च प्रपोजल भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, और जिस होस्ट इंस्टीट्यूट में जिसमें आप ज्वाइन करेंगे वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, तो डेट ऑफ बर्थ, अगर पासपोर्ट है, जाहिर सी बात है आप फॉरेन से आ रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होगा ही, तो वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। डॉक्टरल डिग्री आपकी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी आपको डिटेल देना होगा, और 5 बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन उनका फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। रिसर्च प्रपोजल डिटेल्ड वर्क, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, यानी कि जो आप रिसर्च वर्क करेंगे वो आपको यहाँ पर देना होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट देना होगा जो होस्ट इंस्टीट्यूट आपको साइन करके देगा, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। एक आपको अंडरटेकिंग भी देना होगा फ्रॉम द एप्लीकेंट, स्टेटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट इज नॉट ऑन ए परमानेंट पोजीशन। ये फॉर्मेलिटीज है, ये आपको करना है क्योंकि आप बता रहे हैं कि साहब मैं पहले से किसी परमानेंट पोस्ट पर नहीं हूं, तो वो आपको यहाँ पर एक अंडरटेकिंग देना होगा। इट इज मैंडेटरी टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूट, अदरवाइज द एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में रहकर रिसर्च कंटिन्यू करेंगे अपना, तो आपको होस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सर्टिफिकेट आप साइन कराएंगे वो सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका होस्ट ही नहीं डिसाइड है कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाकर के आप वर्क करेंगे, तो आपको ये फेलोशिप नहीं दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज नॉट बीन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू नहीं सबमिट करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक हार्ड कॉपी ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन शुड बी सेंड डीबीटी HRD PMU at RCB एड्रेस एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पर नीचे एड्रेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर नीचे एड्रेस दिए गए, इन एड्रेस पर आपको एक हार्ड कॉपी भेजनी है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसकी। उसके अलावा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है यहाँ पर दिया गया, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है, और इसको फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 है, यानी कि 15 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, RCB है यहाँ पर जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, और दूसरा आपका जो DBT है यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल ID और फोन नंबर्स दिए गए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जब आप यहाँ वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, गाइडलाइन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एम ऑफ फेलोशिप क्या है, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा आप इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर सारे फॉर्म के फॉर्मेट जो है वो वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।